हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साल का सबसे पहला मंथ जनवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आने वाली एग्जाम में आपको जनवरी मंथ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए ऑस्ट्रेलिया ओपन के महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट आयोजित होते हैं। साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है और लास्ट में US ओपन होता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन हाल ही में कंप्लीट हुआ, जिसमें महिला एकल का खिताब जो है वो किसने जीता है? आर्याना सबलेंका ने जीता है। ये इनका दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। आर्याना सबलेंका की बात करें तो दुनिया की दूसरे नंबर की ये टेनिस खिलाड़ी हैं। तो महिलाओं में ध्यान रखिएगा, महिला एकल का खिताब जीता है आर्याना सबलेंका ने। वहीं अगर हम पुरुष एकल की बात करें तो पुरुष एकल में देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी हैं जेनिक सिनर। उन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है, पुरुष एकल का खिताब। और जेनिक सिनर ने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जो है वो जीता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब जो है भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यूज एब्डेन ने अपने नाम किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट खिताब है। इसी के साथ साथ रोहन बोपन्ना जो है ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यूज एब्डेन ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से वीरता पुरस्कारों को उनके ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर वीरता पुरस्कारों को उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमको जमाना है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में अभी वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई। 2024 में 6 कीर्ति चक्र और 16 शौर्य चक्र सहित 80 वीरता पुरस्कार जो है वो प्रदान किए गए हैं। वीरता पुरस्कारों की घोषणा जो है वो साल में 2 बार की जाती है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर। अगर हम वीरता पुरस्कार का देखिए क्रम अगर देखें तो सबसे आगे होता है परमवीर चक्र, फिर नंबर आता है अशोक चक्र का, फिर महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र और लास्ट में आता है शौर्य चक्र। तो ये इसका सही क्रम होता है। यहाँ पर देखिए ए आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2024 में 6 कीर्ति चक्र और 16 शौर्य चक्र सहित कुल 80 वीरता पुरस्कार जो है वो प्रदान किए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया। डॉक्टर प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाली एग्जाम में देखिए ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जनवरी के स्टार्टिंग में ही किराना घराने की भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन पुणे में हुआ। यहाँ पर हमने देखिए किराना घराने की बात करी है तो उत्तर प्रदेश के शामली जिले की तहसील कस्बा किराना से संबंधित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक घराना है। इस घराने के संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम खान है। किराना घराने की और भी देखिए इंपॉर्टेंट हस्तियां हैं, हीराबाई, बेगम अख्तर, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। यहाँ पर डॉक्टर प्रभा अत्रे के देखिए कुछ अचीवमेंट्स की बात करें तो रिसेंटली 2022 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2002 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। 1990 में पद्मश्री और 1991 में संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की काफी बड़ी हस्ती डॉक्टर प्रभा अत्रे का हाल ही में निधन हो गया। किराना घराने से संबंधित थी। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोरजी शेरिंग लेप्चा को किस राज्य के राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, स्पेशली 7 सिस्टर्स से रिलेटेड या उसके आसपास के जो स्टेट हैं उनसे देखिए नॉमिनेट होने वाले राज्यसभा के मेंबर का नाम जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो हाल ही में ही देखिए दोरजी शेरिंग लेप्चा को सिक्किम से राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए राज्यसभा का सदस्य जो है निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। दोरजिंग शेरिंग लेप्चा वर्तमान में सिक्किम के ग्रंथांग मांगचोंग विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा सिक्किम, डी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पंजाब के त्योहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? तो हाल ही में ही 13 जनवरी को त्योहार लोहड़ी जो है वो पंजाब में मनाया गया।
लोहरी त्योहार में प्रकृति के 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में से अग्नि तत्व की पूजा की जाती है। लोहरी त्योहार एक प्रसिद्ध लोकप्रिय शीतकालीन लोक त्योहार है जो फसलों की कटाई और सर्दियों में मौसम के अंत का प्रतीक होता है। ये मुख्यतः हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पंजाब के त्योहार लोहरी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? अग्नि की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 राजस्थान के किस जिले में हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा हर वर्ष किया जाता है। इस महोत्सव के दौरान राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य जैसे कालबेलिया, अग्नि नृत्य और बहुत सारे पारंपरिक उत्सव जो है वो आयोजित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? राजस्थान के बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मकरविल्लक्कू निम्न में से किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है? देखिए, मकरविल्लक्कू जो है ये केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। मकर संक्रांति त्योहार सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। ये एक हिंदू त्योहार है जो कि प्रत्येक वर्ष माघ महीने में, जो कि जनवरी माह में पड़ता है, उस समय मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे तमिलनाडु में पोंगल के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, गुजरात में उत्तरायण, पंजाब हरियाणा में लोहरी, असम में भोगोली बिहू। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मकरविल्लक्कू किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है? केरल राज्य में। सी आंसर। हाल ही में मशहूर शायर मुनव्वर राणा का निधन हो गया। इन्हें किस कविता के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी मशहूर शायर मुनव्वर राणा का 71 साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया। 2014 में देखिए इनकी कविता शादाब के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें भी हैं, जैसे गजल गांव, पीपल छाँव, बदन सराय, नीम के फूल। ये सब देखिए इनकी बहुत ही प्रमुख पुस्तकें हैं। तो इन चीज़ों को भी दिमाग में रखिएगा। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का निधन हो गया। 2014 में देखिए किस कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? शादाब। बी आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस महिला खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 जीता है? तो हाल ही में ही देखिए फीफा द्वारा फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 की घोषणा की गई है। तो 2023 में स्पेन की महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं एटाना बोनमाती को फीफा फीमेल बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। इन्होंने पहली बार देखिए फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड का खिताब अपने नाम किया है। वहीं अगर पुरुषों में बात करें तो इस श्रेणी में अर्जेंटीना के देखिए खिलाड़ी हैं लियोनल मेसी, उनको फीफा मेंस बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। 8वीं बार फीफा मेंस बेस्ट प्लेयर अवार्ड जो है वो जीता है लियोनल मेसी ने। पिछले ही साल 2023 में अक्टूबर में इन्हीं दोनों को बेलन डोर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 75वें एमी अवार्ड 2024 में निम्न में से किसने बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स हाल ही में ही 75वें एमी अवार्ड की घोषणा की गई। नेशनल अकादमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस द्वारा 75वें एमी अवार्ड का आयोजन जो है अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया गया, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड अगर हम डिस्कस करें तो देखिए ड्रामा सीरीज में बेस्ट सीरीज का अवार्ड दिया गया सक्सेशन को। वहीं बेस्ट कॉमेडी सीरीज की बात करें तो द बियर को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, द बियर। एमी पुरस्कारों की बात करें तो ये टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1949 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध धनु यात्रा का संबंध किस राज्य से है? देखिए दुनिया की सबसे बड़ी ओपन थिएटर के रूप में माने जाने वाली प्रसिद्ध 11 दिवसीय धनु यात्रा जो है ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। 76वीं धनु यात्रा जो है हाल ही में देखिए ओडिशा में आयोजित की गई। धनु यात्रा जो है बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में आयोजित की जाती है। यह महोत्सव कृष्ण लीला पर आधारित होता है और इसमें कृष्ण और उसके मामा कंस की पौराणिक कहानियां जो है वो दिखाई जाती हैं। भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग ने 2014 में धनु महोत्सव को राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा दिया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य से संबंधित है धनु यात्रा? ओडिशा से संबंधित है। ओडिशा में देखिए और भी देखिए उत्सव जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि रथ यात्रा, कलिंग महोत्सव, छऊ महोत्सव,
कोणार्क नृत्य महोत्सव और हाल ही में जैसे आयोजित हुई धनु यात्रा। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आईसीसी ने दिसंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा की, जिसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के कारण भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए देखिए चुना गया है दिसंबर के लिए। ठीक है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जो है पैट कमिंस, उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए उन्हें चुना गया है। तो फीमेल में ध्यान रखिएगा दीप्ति शर्मा और मेल में ध्यान रखिएगा पैट कमिंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराने वाले भारत के दूसरे चेस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, भारत के शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील मास्टर स्पर्धा में वर्ल्ड चेस चैंपियन जो है डिंग लिरेन, उनको हरा दिया है। और इस जीत के बाद रमेश बाबू प्रज्ञानंद विश्वनाथ आनंद के बाद वर्तमान के देखिए वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इस जीत के साथ ही लाइव रेटिंग के मामले में विश्वनाथ आनंद को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है और भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद। भारत के देखिए तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद, और उनकी बहन जो है रमेश बाबू वैशाली, दोनों ही ग्रैंड मास्टर हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराने वाले भारत के दूसरे चेस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। बी आंसर। भारत की कौन सी इंश्योरेंस कंपनी पीएसयू स्टॉक में सबसे ज्यादा वैल्यूएशन कंपनी बन गई है? तो फ्रेंड्स, हाल ही के दिनों में ही देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी ने इतिहास में पहली बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पीछे छोड़कर पीएसयू स्टॉक में सबसे ज्यादा देखिए वैल्यूएशन वाली कंपनी बन गई है। मतलब एलआईसी का जो मार्केट कैप है वो एसबीआई से भी ज्यादा हो गया है। एलआईसी का मार्केट कैप जो है वो 5.8 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि एसबीआई का अगर मार्केट कैप देखें तो वो 5.6 लाख करोड़ के आसपास है। तो हाल ही के दिनों में देखिए शेयर में आई तेजी के कारण पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में सबसे मूल्यवान कंपनी जो बन गई है वो कौन सी बन गई है? एलआईसी बन गई है। इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। यहाँ पर हम एलआईसी की बात कर रहे हैं तो भारत की सबसे बड़ी सरकारी जीवन बीमा कंपनी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है इसके? सिद्धार्थ मोहंती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो ये सभी को पता होता है कि 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है, पर किसके सम्मान में मनाया जाता है ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो भारतीय थल सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में देखिए मनाया जाता है। चूंकि इन्होंने देखिए 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया था, इसीलिए 15 जनवरी को हर साल भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, मतलब भारतीय थल सेना दिवस। हाल ही में देखिए अभी 76th इंडियन आर्मी डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अगर हम देखिए इंडियन आर्मी से रिलेटेड अगर भारतीय वायुसेना दिवस की बात करें तो वो 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं नौसेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भारतीय थल सेना दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? जनरल के.एम. करियप्पा के सम्मान में। बी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुस्तक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए प्रसिद्ध लेखक एमजे अकबर की पुस्तक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स को लॉन्च किया गया है। यह पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन और उनके संघर्षों पर आधारित है। इस पुस्तक में मुख्य रूप से गांधी जी के 3 आंदोलन की कहानियों को बताया गया है। 1920 के असहयोग आंदोलन, 1930 के नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को। ध्यान रखिएगा, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स किसके द्वारा लिखी गई है? एमजे अकबर के द्वारा लिखी गई हैं। एमजे अकबर की देखिए और भी फेमस बुक्स हैं, जैसे कि नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया, बहुत ही फेमस बुक है इनकी ये। कश्मीर बिहाइंड द वैली, ये इनकी इंपॉर्टेंट है। और द शेडो ऑफ सॉर्ट्स, तो ये बुक भी दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में ही ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। ग्लोबल फायर पावर के आंकलन के अनुसार पहले नंबर पर अमेरिका को रखा गया, दूसरे नंबर पर रूस को और तीसरे नंबर पर रखा गया चीन को। यह इंडेक्स जो है 2006 से जारी किया जा रहा है।
कौन जारी करता है? ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया जाता है। इंडेक्स में सैनिकों की संख्या, मिलिट्री इक्विपमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मिलिट्री रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, जोग्राफिकली कंडीशंस, इनके आधार पर रैंकिंग जो है वो दी जाती है। तो कंट्रियों को उनके सैन्य ताकत के आधार पर यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है। तो भारत को रखा गया है चौथे स्थान पर। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। पहले स्थान पर अमेरिका को रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023-24 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, असम राज्य सरकार द्वारा 2023-24 के लिए एक असम वैभव, 4 असम सौरव और 17 असम गौरव पुरस्कार सहित कुल 22 हस्तियों को नागरिक पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। असम वैभव जो है ये असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 2023-24 के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। रंजन गोगोई को यह पुरस्कार न्यायिक क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए ये दिया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सी आंसर सही होगा, रंजन गोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। परंपरागत खेल जलीकट्टू पोंगल उत्सव के किस दिन आयोजित किया जाता है? देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में ही तमिलनाडु का पारंपरिक खेल जलीकट्टू का आयोजन किया गया। जलीकट्टू का आयोजन जो होता है ये पोंगल उत्सव के तीसरे दिन किया जाता है, जिसे मट्टू पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। जलीकट्टू उत्सव में बैलों के सींग में सिक्कों का एक थैला बांधा जाता है। जो इन सिक्कों के थैले को बैल के सींग से निकाल लेता है वो विजेता होता है। तो इस तरीके का देखिए परंपरागत खेल जलीकट्टू जो है वो पोंगल उत्सव के दिन आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में, पोंगल उत्सव के तीसरे दिन। पोंगल उत्सव का आयोजन जो होता है वो 4 दिन का होता है। पहले दिन को बोलते हैं भोगी पोंगल, दूसरे दिन को बोलते हैं सूर्य पोंगल, तीसरे दिन को बोलते हैं मट्टू पोंगल और चौथे दिन को बोलते हैं कानूम पोंगल। बहुत बार एग्जाम में देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चित फास्टैग किस तकनीक पर काम करता है? तो देखिए काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है ये। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने टोल भुगतान के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देते हुए एक वाहन एक फास्टैग पहल जो है वो शुरू करी है। इसीलिए सुर्खियों में है। एक वाहन एक फास्टैग पहल जो है इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम की इफिशियंसी को बढ़ाने और टोल प्लाजा पर बिना रुके आगे जाने की सेवा को बेहतर करने के लिए शुरू की गई है। फास्टैग की अगर हम बात करें तो एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है जिसे वाहन की विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। हर एक टोल प्लाजा पर एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर लगा होता है जो कि एक सेंसर के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं बार बार, तो ये एक वायरलेस तकनीक होती है जो किसी वस्तु या फिर व्यक्ति को ट्रैक करने या मिलाने की अनुमति देती है। तो इसी तकनीक का उपयोग किया जाता है फास्टैग के दौरान। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फास्टैग किस तकनीक पर काम करता है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? नीना सिंह को। नीना सिंह को देखिए शिलवर्धन सिंह के स्थान पर महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नीना सिंह राजस्थान कैडर की 1999 बैच की IPS अधिकारी हैं। इससे पहले देखिए पूर्व में वो CISF में विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत थी। CISF की बात करते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, तो ये अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? सरकारी कारखानों व अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, नीना सिंह। अगला क्वेश्चन आता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, अनिश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इन्हें किनके स्थान पर नियुक्त किया गया है? सुजय लाल थाउसेन के स्थान पर नियुक्त किया गया है। यह इससे पहले भारत तिब्बत सीमा पुलिस मतलब ITBP के महानिदेशक थे। वहां से देखिए इन्हें हटाकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और ITBP के महानिदेशक के रूप में अनिश दयाल सिंह के स्थान पर राहुल रसगोत्रा को नियुक्त किया गया। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए हम CRPF की बात कर रहे हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की, तो भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में देखिए सबसे बड़ा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, अनिश दयाल सिंह जो है वो वर्तमान में CRPF के नए महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन आता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की चयन समिति में
इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित विधेयक 2023 को देखिए स्वीकृति प्रदान की। ये विधेयक जो था ये चुनाव आयोग अधिनियम 1991 के स्थान पर लाया गया था। ये विधेयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन की नियुक्ति, वेतन और उन्हें हटाए जाने से संबंधित हैं। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 से संबंधित हैं। नए विधेयक के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री होंगे जो कि समिति के अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होगा और इसके अलावा एक होगा लोकसभा में विपक्ष का नेता या फिर सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता। तो इस तरीके से समिति के अंदर 3 सदस्य होंगे। इससे पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस समिति के अंदर प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की जगह पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखा गया था। इस विधेयक के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देखिए हटाकर वहां पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये पूछा जा रहा है कि नियुक्ति की चयन समिति में इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लोकसभा के सभापति जो है इस समिति में शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री शामिल है, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल है और लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता या फिर सबसे बड़े दल का नेता। तो बी, सी, डी ये तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है। ए वाला जो है ये गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, वैश्विक स्तर पर इस्पात उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए भारत के इस्पात उत्पादन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि जो है वो देखी गई है। भारत इस्पात उत्पादन के मामले में अब दूसरे स्थान पर आ गया है। वर्तमान में भारत का घरेलू तैयार इस्पात का उत्पादन 89.7 मिलियन टन है। अगर हम वर्तमान में बात करें कि इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो वो चीन है, जिसका विश्व के इस्पात उत्पादन में लगभग 60% का हिस्सा है। यहाँ पर देखिए बी आंसर बिल्कुल सही होगा। भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। अगला क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो द्वारा वर्ष 2024 का पहला मिशन कौन सा लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड्स, इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अपना पहला मिशन एक्सपोसैट को लॉन्च किया है। एक्सपोसैट का देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। एक्सपोसैट को हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C58 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन के जरिए इसरो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी करने वाला है। मतलब इस सैटेलाइट से अंतरिक्ष में होने वाले रेडिएशन की स्टडी करना। इस मिशन की लॉन्चिंग के साथ ही भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी के लिए स्पेशलाइज्ड एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी को स्पेस में भेजा है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 2024 का पहला मिशन कौन सा है इसरो का? एक्सपोसैट। ए आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व तीरंदाजी पुरस्कार इनमें से किसने जीता है? किसने जीता है फ्रेंड्स? शीतल देवी ने। एशियाई पैरा खेलों की देखिए चैंपियन शीतल देवी विश्व तीरंदाजी पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली तीरंदाज बन गई हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, शीतल देवी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अभी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। एग्जाम में आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चर्चा में रही खिलाड़ी शीतल देवी किस खेल से संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा तीरंदाजी से संबंधित हैं। और हाल ही में देखिए इन्हें अभी विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसे नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स, किसे नामित किया गया है? अरविंद पनगड़िया को। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए वित्त आयोग की बात कर रहे हैं हम फ्रेंड्स, तो भारत का जो वित्त आयोग होता है एक संवैधानिक निकाय है जो कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच में कर राजस्व को वितरित और आवंटित करता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग का मुख्य काम क्या होता है? सुझाव देना कि कर राजस्व को कैसे संघ और राज्यों के बीच और राज्यों के भीतर वितरित किया जाना चाहिए। समझ में आया आपको? अभी वर्तमान में देखिए 15वां वित्त आयोग जो है वो कार्यरत है। उसकी सिफारिशें जो है वो 31 मार्च 2025 तक वैलिड हैं। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह हैं। NK सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने ही अपनी सिफारिशें जो है वो दी हैं, जो कि मार्च 2025 तक वैलिड हैं।
अब डॉक्टर अरविंद पनगरिया की देखिए अध्यक्षता वाली समिति जो है, मतलब 16वां जो फाइनेंस कमीशन है, वो अपनी सिफारिशें देगा, मतलब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा 31 अक्टूबर 2025 तक, जो कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर अगले 5 वर्षों की अवधि तक देखिए वैलिड रहेगी। समझ में आया आपको? ध्यान रखिएगा, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसे नामित किया गया है? अरविंद पनगरिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है? तो देखिए, अभी खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया है। मतलब वर्ष 2021-22 में वैश्विक दूध उत्पादन में भारत जो है वो पहले स्थान पर है। भारत का जो है देखिए पूरे विश्व में दूध उत्पादन का लगभग 24% का योगदान होता है। 2021-22 में भारत का देखिए दूध उत्पादन का टर्नओवर जो रहा है वो 22 करोड़ टन का रहा है। अगर हम विश्व के देखिए टॉप 3 दूध उत्पादक देशों की बात करें तो पहले नंबर पर भारत का नाम आता है, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और तीसरे नंबर पर आता है चाइना। तो ये क्रम भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भारत ए आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का हिस्सा नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, ब्रिक्स के बारे में आप सभी को पता ही है कि 2006 में देखिए ये अस्तित्व में आया था। तब देखिए फ्रेंड ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था। ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन देखिए इसके सदस्य देश थे। फिर दक्षिण अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ था, तब से ये ब्रिक्स कहला रहा है। हाल ही में देखिए अभी 1 जनवरी को मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जो है वो देखिए इस ग्रुप में शामिल हो गए हैं। तो इस तरीके से देखिए ब्रिक्स ग्रुप के अंदर देखिए कुल देशों की संख्या कितनी हो गई है? 10 हो गई है। ध्यान दीजिएगा, अर्जेंटीना को भी देखिए इसमें शामिल होना था, लेकिन देखिए इसके अध्यक्ष जो हैं जेवियर मिलेई, उनके स्टेटमेंट के बाद में अर्जेंटीना को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर यही क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का हिस्सा नहीं है? इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, पर अर्जेंटीना नहीं है। तो डी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, होन्शु द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स देखिए, जापान का जो होन्शु द्वीप है ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ पर देखिए भूकंप के झटके जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। सिर्फ 90 मिनट्स में ही एक के बाद एक 21 भूकंप जो है यहाँ पर देखने को मिले। जापान जो देश है ये एक भूकंप प्रवण देश है, जो कि प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र पर स्थित हैं। रिंग ऑफ फायर की बात करते हैं तो देखिए ज्वालामुखी और भूकंप की 40,000 किलोमीटर लंबी और 500 किलोमीटर चौड़ी एक टेक्टोनिक बेल्ट है, जो कि प्रशांत महासागर के अधिकांश हिस्सों को घेरती है। यहीं पर ही देखिए सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप हमको देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कहाँ पर स्थित है होन्शु द्वीप? जापान में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस राज्य में खोला गया है? तो फर्स्ट मिलिट्री स्कूल फॉर गर्ल्स खोला गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश राज्य के वृंदावन में देखिए इसको खोला गया है। स्कूल का नाम जो है संविद गुरुकुलम बालिका सैन्य स्कूल रखा गया है। भारत सरकार ने देश में 100 सैनिक स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा है। सैनिक स्कूल खोलने का सरकार का लक्ष्य जो है नई शिक्षा नीति के अनुरूप समाज के हर वर्ग के छात्रों तक देखिए गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना है। ध्यान रखिएगा, देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया? उत्तर प्रदेश के अंदर वृंदावन में। हाल ही में किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? किस राज्य में मनाया गया? गुजरात में। गुजरात में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के अवसर पर गुजरात की उपलब्धि की काफ़ी ज़्यादा सराहना भी करी। गुजरात में 108 स्थानों पर 50,000 से भी ज़्यादा देखिए लोग जो है वो सामूहिक सूर्य नमस्कार में शामिल हुए, जिसके बाद 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? गुजरात में। इससे पहले देखिए दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक साथ 1200 से अधिक लोगों ने तानसेन समारोह के दौरान तबला बजाकर विश्व रिकॉर्ड जो है वो बनाया था। वो चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए सूर्य नमस्कार से रिलेटेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाए, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आर.के. त्यागी को किस महारत्न कंपनी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आर.के. त्यागी को देखिए महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने किनका स्थान लिया है?
श्री के श्रीकांत का देखिए इन्होंने स्थान लिया है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं तो एक महारत्न कंपनी है जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, आर के त्यागी को किस महारत्न कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? पावर ग्रिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया। इन्होंने कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में देखिए अहम योगदान दिया था। वेद प्रकाश नंदा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा, हाल ही में 2 जनवरी को वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया। कब दिया गया था इन्हें पद्म भूषण? 2018 में। डी आंसर। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो गृह मंत्रालय ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, डेटा पोर्टल और एनसीआरबी के माध्यम से एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके अनुसार तेलंगाना राज्य जो है वो देश में साइबर क्राइम के मामले में देखिए पहले स्थान पर है। तेलंगाना राज्य में बैंकिंग फ्रॉड से रिलेटेड लगभग 3000 के आसपास, ओटीपी फ्रॉड से रिलेटेड लगभग 2000 के आसपास और साइबर ब्लैकमेलिंग के कई मामले जो है वो दर्ज किए गए। इस रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश को साइबर क्राइम के मामले में रखा गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, साइबर अपराध जो है एक ऐसा अपराध होता है जो कि कंप्यूटर और नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साइबर क्राइम के मामले तेलंगाना राज्य में देखने को मिले। डी आंसर। साल्टन सागर में लिथियम भंडार मिला। साल्टन सागर कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स कहाँ पर स्थित है? देखिए ये उत्तर अमेरिका में स्थित है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने उत्तर अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित साल्टन सागर के नीचे दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार होने की खोज की है। फरवरी 2023 में देखिए भारत में जम्मू कश्मीर के सलाल हेमाना क्षेत्र में लिथियम के भंडार जो है वो खोजे गए थे। लिथियम की बात कर रहे हैं हम तो एक रासायनिक तत्व है, एक केमिकल एलिमेंट है जिसका प्रतीक क्या होता है? Li होता है और परमाणु संख्या होती है इसकी 3। ये एक नरम और चांदी के समान देखिए चमकीली सफ़ेद धातु होती है। लिथियम का उपयोग मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरे, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्यूचर गोल्ड के नाम से देखिए जानी जाती है लिथियम। हाल ही में उत्तर अमेरिका के साल्टन सागर में लिथियम का भंडार जो है वो खोजा गया है। उत्तर अमेरिका, ए आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं BR कंबोज, उनको MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 जो है वो प्रदान किया गया है। प्रोफेसर BR कंबोज को यह पुरस्कार जो है शिक्षा, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और कृषि विज्ञान में देखिए उनके योगदान के लिए दिया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर BR कंबोज को। MS स्वामीनाथन पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिसने भारत में खाद्य सुरक्षा और कृषि के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। MS स्वामीनाथन आप सभी को पता ही है कि भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे। ध्यान रखिएगा 2023 सितंबर में इनका निधन हो गया था। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, प्रोफेसर BR कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चर्चा में रहा कैमेलियन ट्रोजन क्या है? तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए सुरक्षा शोधकर्ताओं द्वारा कैमेलियन ट्रोजन मेलवेयर का एक नया संस्करण जो है वो खोजा गया है। कैमेलियन ट्रोजन क्या है? एक मेलवेयर है जो कि किसी भी फ़ोन के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मेथड को डिसेबल कर पिन चुरा लेता है। ये अनऑथराइज एक्सेस प्राप्त करने के लिए एक्सेसिबिलिटी देखिए सर्विसेज का उपयोग करता है। मेलवेयर जो है जनरली देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ही कहा जाता है, जो कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा देखिए रूप है। इस मेलवेयर का उपयोग जो है कंप्यूटर पर किसी की पहचान चोरी करना या फिर गोपनीयता जानकारी में सेंध लगाना, ये सब काम जो है वो किया जाता है। मेलवेयर के अंतर्गत देखिए जैसे वायरस, स्पाईवेयर, एडवेयर, ट्रोजन, ये सब शामिल होते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कैमेलियन ट्रोजन जो है ये हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा क्या है? एक मेलवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा दिया गया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा जो है वो प्रदान किया है। हट्टी समुदाय को देखिए, हट्टी नाम की बात करें कि कहाँ से मिला, तो हाट नामक देखिए छोटे जो बाजार होते हैं जहाँ पर घरेलू सब्जियाँ
फसल, मांस, ऊन, इन सबको बेचने का काम किया जाता है। इस बेचने की परंपरा से ही देखिए उनको ये नाम मिला है। ये समुदाय के लोग जो है आमतौर पर समारोह के दौरान एक विशिष्ट सफ़ेद टोपी पहनते हैं। ध्यान रखिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? हिमाचल प्रदेश। बी आंसर। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा देखिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जो है वो शुरू करी है। इसका उद्देश्य क्या है? मोटा अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना, जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा, इन सब का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी घोषित किया गया था। मोटे अनाज की हम बात कर रहे हैं तो इन मोटे अनाजों में पोषक तत्वों का देखिए भंडार होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक क्रेजी जीके ट्रिक की ईयरली करंट अफेयर बुक शंखनाद को ऑर्डर नहीं किया है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों देखिए वर्जन में ये बुक अवेलेबल है। सबसे अच्छी खास बात ये है कि हर मंथ के एंड में हमारी ये बुक अपडेट हो जाती है। तो जब भी आप ये बुक ऑर्डर करेंगे आपको ये बुक जो है प्रीवियस मंथ तक अपडेटेड मिलेगी। अगर आप ये बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, वहाँ पर क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इस बार 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें से 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 132 पद्म पुरस्कार। यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने पद्म भूषण दिए गए, तो 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। सी आंसर सही होगा। देखिए पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है चैनल पर तो वो वीडियो देख लीजिए। एग्जाम में पद्म पुरस्कारों से 101% क्वेश्चन पूछा जाना है और इसी वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए जल्दी से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पद्म विभूषण की बात करें तो 5 व्यक्ति है। वैजयंती माला कला के क्षेत्र से संबंधित हैं। चिरंजीवी ये भी कला के क्षेत्र से संबंधित हैं। एम वेंकैया नायडू भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, बिंदेश्वर पाठक सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मा सुब्रमण्यम, इन 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वहीं पर ये 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगर हम इनमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करें तो 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्यारेलाल शर्मा, एम फातिमा बीवी, मिथुन चक्रवर्ती, उषा उदुप और सीताराम जिंदल। ये 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। वहीं पर ये 110 पद्मश्री अवार्ड जो है वो घोषित किए गए। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम डिस्कस करें तो पार्वती बरुआ हैं, जो कि भारत की पहली महिला महावत हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा रोहन बोपन्ना, इनको पद्मश्री दिया गया, और जोशना चिनप्पा, ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप दिमाग में ज़रूर रखिएगा। यहाँ पर पद्म भूषण पूछा जा रहा है तो 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दलजीत सिंह चौधरी को रश्मि शुक्ला के स्थान पर नियुक्त किया गया है। दलजीत सिंह चौधरी का सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक के तौर पर जो कार्यकाल होगा वो 30 नवंबर 2025 तक रहेगा। यहाँ पर हम एसएसबी की बात कर रहे हैं तो भारत का एक अर्धसैनिक बल है जो कि नेपाल, भूटान के साथ साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में अभी सीआईएसएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ के महानिदेशक भी नियुक्त किए गए हैं, तो उनका नाम भी दिमाग में रखिएगा। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? नीना सिंह हैं। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? राहुल रसगोत्रा हैं। वहीं सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? निश दयाल सिंह हैं। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, दलजीत सिंह चौधरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का किस राज्य में अनावरण किया गया? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस जो है ये भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई जो है वो 206 फीट है। भारत की अगर कुछ अन्य मूर्तियों को डिस्कस करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ वननेस मध्य प्रदेश में है, जो कि आदि शंकराचार्य की मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ लॉर्ड शिवा की मूर्ति है, जो कि नाथद्वारा राजस्थान में है।
स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कर्नाटका में है और स्टैच्यू ऑफ पीस जो है ये राजस्थान में है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत रत्न किसे प्रदान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। कर्पूरी ठाकुर जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले 49वें व्यक्ति बने हैं। कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान जो है भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान के लिए दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर जो थे ये देखिए बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 1970 में और 1977 में। हाल ही में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अयोध्या में स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाली एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति जो है वो देखिए स्थापित की गई और इस मूर्ति का निर्माण जो है कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज। उन्होंने देखिए इस मूर्ति को बनाया है। राम भगवान की ये जो मूर्ति है इसकी कुल ऊंचाई 51 इंच है, 4.25 फीट के आसपास। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अयोध्या में स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति जो है वो किसने बनाई है? अरुण योगीराज ने बनाई है। बी आंसर। शिक्षा मंत्रालय ने कितने वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है? फ्रेंड्स, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स 2024 के दिशा निर्देश जो है वो जारी करें, जिसके अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर जो है 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा। साथ ही में यह भी मेंशन किया गया कि विद्यार्थियों का नामांकन जो है वो माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही किया जाना है। ये जो दिशा निर्देश है छात्रों से अत्यधिक फीस वसूली, तनाव के चलते जो आत्महत्या के केस देखने को मिल रहे हैं, आग और अन्य दुर्घटनाओं के कारण जान जाने वाली घटनाएं, इनको ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ए आंसर यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा करी है? तो 22 जनवरी को प्रधानमंत्री द्वारा सूर्योदय योजना की घोषणा की गई है। यहां पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। इस योजना के तहत देश में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल जो है वो लगाए जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबों और मध्यम वर्ग के बिजली बिल को कम करना, साथ ही साथ भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। सी आंसर। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, हैदराबाद में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हैविश्योर को लॉन्च किया गया है। वैक्सीन हैविश्योर को हैदराबाद के इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। हेपेटाइटिस ए की बात कर रहे हैं हम, तो ये एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से दूषित भोजन या फिर पानी के सेवन से होता है। हेपेटाइटिस के कारण जो हमारे शरीर का अंग प्रभावित होता है वो कौन सा होता है? लीवर होता है। ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हैविश्योर को लॉन्च किया गया है। ए आंसर सही होगा। किस राज्य में गोल मेला महोत्सव मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए गोल मेला महोत्सव जो है ये जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित जगन्नाथ मंदिर में गोल मेला जो है वो आयोजित किया जाता है। गोल मेला जम्मू कश्मीर राज्य का सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है। गोल मेले का आयोजन जो है हर वर्ष 2 बार किया जाता है। ध्यान रखिएगा, गोल मेला किस राज्य से संबंधित हैं? जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। जम्मू कश्मीर के देखिए और भी इंपॉर्टेंट मेले हैं, जैसे खीर भवानी मेला, या उत्सवों में डिस्कस करें तो ट्यूलिप उत्सव, शिकारा उत्सव, गुरेज उत्सव, ये सब जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पॉली उमरीगर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में जनवरी 2024 में ही हैदराबाद में BCCI अवार्ड जो है वो घोषित किए गए, जिसमें पॉली उमरीगर पुरस्कार 2023 का ये अवार्ड जो है ये दिया गया है शुभमन गिल को। साथ ही में CK नायडू पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है ये दिया गया है रवि शास्त्री को। देखिए 2019-20 से लेकर अभी 2024 तक पॉली उमरीगर अवार्ड जो है ये घोषित नहीं किए गए थे। सारे अवार्ड जो हैं इतने सालों के वो एक ही साथ घोषित किए गए। तो अगर हम देखिए 19-20 की बात करें तो ये अवार्ड दिया गया मोहम्मद शामी को। 2020-21 की बात करें तो रविचंद्र अश्विन को दिया गया। 2021-22 के पॉली उमरीगर अवार्ड की बात करें तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया। और 2023 के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार जो है ये दिया गया शुभमन गिल को। तो एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है, इन सब चीज़ों को दिमाग में रखिएगा।
पॉली उम्रीगर अवार्ड की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर को यह अवार्ड जो है वो प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 2006-07 से हुई थी और इसके पहले विजेता कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे। सर्वाधिक बार देखिए इस पुरस्कार को विराट कोहली ने अपने नाम कर रखा है, 5 बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है पॉली उम्रीगर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? शुभमन गिल को दिया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में भी सभी लोगों को जागरूक करना है। ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 जो है वो प्रदान किए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार बेंगलुरु और दिल्ली हवाई अड्डों को संयुक्त रूप से दिया गया है। साथ ही में विस्तारा टाटा एयरलाइंस लिमिटेड को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार भी दिया गया है। तो यहां पर देखिए दिल्ली हवाई अड्डा, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, 23 जनवरी को किसके सम्मान में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 2024 का आयोजन लाल किले नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस 2024 उत्सव का उद्घाटन भी किया। लाल किला परिसर में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय स्थित हैं, जिसका उद्घाटन 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। ध्यान रखिएगा, पराक्रम दिवस जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। आदित्य विजय ब्राह्मण को मरणोपरांत वीरता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया। आदित्य विजय ब्राह्मण का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में 19 बच्चों को असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 जो है वो प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष महाराष्ट्र के आदित्य विजय ब्राह्मण को मरणोपरांत वीरता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। 2024 में कुल 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया, जिसमें से 9 लड़के हैं और 10 लड़कियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों की बात करें तो 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को ये पुरस्कार दिया जाता है। ये बच्चों के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। ये पुरस्कार जो है उन्हें बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी या फिर समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो वीरता के लिए देखिए फ्रेंड्स, किसे दिया गया है? आदित्य विजय ब्राह्मणे को। किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये? महाराष्ट्र से। सी आंसर। हाल ही में किस देश की फारसी भाषा को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की गई है? हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने की घोषणा करी है। फारसी भाषा एक इंडो यूरोपीय भाषा है। यह मुख्य रूप से ईरान में रहने वाले फारसी लोगों द्वारा बोली जाती हैं। फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का उद्देश्य क्या है? भारत और ईरान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करना। अगर हम शास्त्रीय भाषा की बात करें तो ऐसी भाषा होती है जिसका कम से कम 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुराना इतिहास होता है या फिर इसका उपयोग साहित्य या ग्रंथों में किया जाता है। हमारे संविधान के अनुसूची 8 में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। वर्ष 2004 में तमिल भाषा को सबसे पहले भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तमिल भाषा मुख्य रूप से दक्षिणी भारत और श्रीलंका में बोली जाती हैं। बाद में 2005 में संस्कृत भाषा को इसमें शामिल किया गया, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु भाषा को, 2013 में मलयालम भाषा और 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और हाल ही में ही अभी फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की गई है। तो क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है, किस देश की फारसी भाषा को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की गई है? ईरान की। ए आंसर। वर्ष 2023 के लिए आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? फ्रेंड्स, 24 जनवरी को देखिए आईसीसी द्वारा 2023 के लिए आईसीसी मेंस एंड वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो घोषित किया गया। भारत के जो बल्लेबाज हैं सूर्य कुमार यादव, उनको लगातार दूसरी बार आईसीसी ने T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, सूर्य कुमार यादव। वहीं महिलाओं में बात करें
तो वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया वेस्ट इंडीज़ की हेली मैथ्यूज को। इसी के साथ साथ 2023 के लिए आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर की भी घोषणा की गई और वो अवार्ड जीता है विराट कोहली ने। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। 2023 में T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया सूर्य कुमार यादव को और ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया विराट कोहली को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जनवरी 2024 में किस राज्य में ऑरेंज उत्सव का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर आयोजन किया गया ऑरेंज उत्सव का? नागालैंड में। ऑरेंज फेस्टिवल के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य में ऑरेंज की खेती को बढ़ावा देना। ध्यान रखिएगा, ऑरेंज उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया 2024 में? नागालैंड में। किस राज्य में कानुमा त्यौहार मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, कानुमा त्यौहार जो है ये तेलंगाना राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। ये त्यौहार जो है ये पशुओं से संबंधित है। इस त्यौहार के अवसर पर राज्य के लोग मवेशियों और कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह त्यौहार जो है भगवान कृष्ण के सम्मान में मनाया जाता है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने ही गोकुलम गांव के लोगों को बाढ़ से बचाया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कानुमा त्यौहार जो है ये किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तेलंगाना राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। तेलंगाना राज्य के बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट त्यौहार हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बोनालू उत्सव, बतुकम्मा महोत्सव और चित्रम्मा जतारा। ये वो उत्सव हैं जो तेलंगाना राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस। चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि 22 से लेकर 26 जनवरी तक ये भारत यात्रा पर रहे। यात्रा के दौरान डेनिस फ्रांसिस और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के मध्य काफ़ी ज़्यादा देखिए मुद्दों पर चर्चा हुई। डेनिस फ्रांसिस जो है 26 जनवरी को महाराष्ट्र गणतंत्र दिवस परेड में भी देखिए मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो इस वजह से देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस हैं। ए आंसर सही होगा। यहाँ पर हमने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करी, जो कि संयुक्त राष्ट्र के देखिए अलग अलग अंग का एक हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। तो इन्हीं 6 अंगों में से एक अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसके 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। टेनिस मेंस डबल्स रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो फ्रेंड्स, भारत के रोहन बोपन्ना टेनिस मेंस डबल्स रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। यहाँ पर रोहन बोपन्ना बिल्कुल सही आंसर होगा, सी आंसर। रोहन बोपन्ना से पहले अमेरिका के राजीव राम जो है वो अक्टूबर 2022 में 38 साल की उम्र में मेंस डबल रैंकिंग में नंबर 1 पर बने थे। अब उनका स्थान जो है रोहन बोपन्ना ने ले लिया है। रोहन बोपन्ना को 2018 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2024 में ही इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो उस नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, रोहन बोपन्ना टेनिस मेंस डबल्स रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रोहन बोपन्ना हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहे, किस खेल से संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा, टेनिस से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में 11 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 जो है वो प्रदान किए हैं। इन पुरस्कारों में महाराष्ट्र को राज्यों की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड दिया गया है। इससे पहले 2022 में बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा दिया गया था और 2023 में किसे दिया गया है? महाराष्ट्र को दिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के सूरत को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड भी दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जो है वो दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी नोट करिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के देखिए अगर हम कुछ हाइलाइट्स देख लें तो स्वच्छ राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है। अगर हम शहरों की बात करें तो इंदौर और सूरत को पहले स्थान पर रखा गया है, तीसरे स्थान पर नवी मुंबई को रखा गया है, दूसरा स्थान जो है वो रिक्त रखा गया है। यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें तो शहरी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा देखिए संचालित किया जाता है। इसको कब से संचालित किया जा रहा है? 2016 से, जिसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छता के प्रति समाज के सभी वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करना।
ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार दिया गया 2023 में, तो महाराष्ट्र को, बी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो हाल ही में ही देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया है। इस सेतु की कुल लंबाई जो है वो 21.8 किलोमीटर है और यह पुल मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट करता है। 2016 दिसंबर में इस पुल का शिलान्यास किया गया था। तब इस पुल का नाम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक था, जिसके बाद में नया नाम बदलकर अटल बिहारी के सम्मान में अटल सेतु किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जो है वो कौन सा है? अटल सेतु है। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट है जिनको ध्यान रखिएगा। अगर भारत का सबसे लंबा नदी पुल पूछे आपसे तो ध्यान रखिएगा भूपेन हजारिका सेतु है, जो कि लोहित नदी पर बना हुआ है। अगर भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन पूछे तो वो है हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटका में 1507 मीटर लंबा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 जीता है? तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह का 81वां संस्करण जो है हाल ही में देखिए आयोजित हुआ। इस समारोह में ओपेनहाइमर मूवी को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 जो है वो दिया गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात करें तो अमेरिका में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध फिल्म और टेलीविजन अवार्ड समारोह है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1944 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, AR रहमान जो है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। यहाँ पर पूछा जा रहा है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए किस फिल्म को देखिए चुना गया है? ओपेनहाइमर, डी आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी किया गया। हेनले इंडेक्स जो है सभी देशों को पासपोर्ट की रैंकिंग इस आधार पर तय करता है कि उस देश के पासपोर्ट होल्डर बिना फ्री वीजा के कितने देशों में ट्रेवल कर सकते हैं। तो 2024 में भारत की जो रैंक रही है वो क्या रही है? 80 रही है। भारत के लोग जो है अपने पासपोर्ट से सिर्फ 62 देशों में वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। अगर हम देखिए इस इंडेक्स में टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो पहले स्थान पर सिंगापुर और जापान को रखा गया है, दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया, फिनलैंड और स्वीडन को रखा गया है और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड को रखा गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है हर साल वर्ल्ड मोस्ट ट्रेवल फ्रेंडली पासपोर्ट की रैंकिंग जो है वो जारी करता है। इसकी शुरुआत कब करी थी इसने? 2006 में करी थी। ध्यान रखिएगा 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? 80 है, बी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी की कक्षा लैग्रांज पॉइंट L1 में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? तो फ्रेंड्स, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का जो पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1, वो जनवरी के देखिए पहले सप्ताह में लैग्रांज पॉइंट में दाखिल हो गया है और भारत जो है अमेरिका, यूरोप और चीन के बाद सूर्य पृथ्वी की कक्षा लैग्रांज पॉइंट L1 में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला चौथा देश बन गया है। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि भारत कौन सा देश बना है, तो 4th नंबर, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। आदित्य L1 मिशन की बात करें तो ये भारत का पहला सूर्य मिशन है, जिसे 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से PSLV XL से लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करना। यहाँ पर हम देखिए लैग्रांज पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो लैग्रांज पॉइंट क्या होता है? वह क्षेत्र होता है जहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य पृथ्वी की कक्षा लैग्रांज पॉइंट L1 में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? चौथा देश बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत की सुचेता सतीश ने किस क्षेत्र में गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में भारत के देखिए केरल राज्य की सुचेता सतीश ने एक ही संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाना गाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। कार्यक्रम में सुचेता सतीश ने 140 भाषाओं में गाने गाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। यह कार्यक्रम जो है दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास में आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी देखिए ये सुर्खियों में थी 2020 में, और हाल ही में देखिए फिर से इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है। एक ही संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाना गाकर 140 भाषाओं में इन्होंने गाना गाया है। तो संगीत से संबंधित है ये, ए आंसर यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस दिन
प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया था। प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो प्रवासी भारतीय समुदायों के योगदान के सम्मान में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो उसी की याद में ये दिन जो है 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। पहला प्रवासी भारतीय दिवस जो है वर्ष 2003 में मनाया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? नॉन रेसिडेंट इंडियन जो है NRI जो है उनको देशवासियों के साथ बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराना। प्रवासी भारतीयों को सरकार और देश के नागरिकों के साथ जोड़ने वाली लाभकारी गतिविधियों में भी शामिल करना। तो ध्यान रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार द्वारा भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? तो केंद्रीय कपड़ा और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में देखिए घोषणा करी है कि संयुक्त अरब अमीरात में भारत सरकार द्वारा भारत पार्क जो है वो बनाया जाएगा। भारत पार्क में भारतीय टेक्सटाइल उत्पादकों के शोरूम और वेयरहाउस बनाए जाएंगे। संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के टेक्सटाइल उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात UAE में। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है? किसने बनाया है? किर्गिस्तान ने। हिम तेंदुआ जो स्नो लेपर्ड होता है उसको मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है। हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक बनाने के पीछे किर्गिस्तान सरकार का उद्देश्य क्या है? हिम तेंदुओं के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। हिम तेंदुए की बात करें स्नो लेपर्ड की तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथेरा अनकिया। स्नो लेपर्ड जो होते हैं ये उत्तरी और मध्य एशिया के विशाल पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं। ध्यान रखिएगा, किर्गिस्तान ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है। अगला क्वेश्चन आता है, जनवरी 2024 को लैंड एडवेंचर के लिए किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार 2022 जो है वो प्रदान किए हैं। इसमें लैंड एडवेंचर के लिए सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार 2022 जो है वो प्रदान किया गया है। सविता कंसवाल की बात करें तो 16 दिनों में 8000 मीटर की 2 चोटियों माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी थी। तो इन्हें ही लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार 2022 दिया गया है। अगर हम एयर एडवेंचर की बात करें तो ऑफिसर अंशु कुमार तिवारी को यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ये चीज भी आप दिमाग में रखिएगा, यहां पर सविता कंसवाल बिल्कुल सही आंसर होगा। किस देश ने चंद्रयान मिशन पेरेग्रीन 1 लॉन्च किया है? तो अमेरिका ने देखिए दुनिया के पहले प्राइवेट मून मिशन पेरेग्रीन लैंडर 1 को सफलतापूर्वक हाल ही में लॉन्च किया है। इस मिशन को एस्ट्रोबोटिक नामक अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। पेरेग्रीन मिशन 1 चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यावसायिक लैंडिंग मिशन भी है। यह लैंडर जो है प्राइवेट कंपनी एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी ने बनाया है और इसे पेरेग्रीन का नाम दिया गया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर पानी की खोज करना, लैंडर के चारों ओर विकिरण और गैसों का मापन करना, इसी के साथ साथ चंद्रमा के देखिए बाह्य मंडल का अध्ययन भी करना है। ध्यान रखिएगा, किस देश ने चंद्रयान मिशन पेरेग्रीन 1 लॉन्च किया है? अमेरिका ने। प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? देखिए फ्रेंड, जनवरी 2024 में इस मेले का आयोजन किया गया। ये क्वेश्चन SSC 2022 में भी पूछा गया था। गंगा सागर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। हर साल पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में गंगा सागर मेला जो है वो आयोजित किया जाता है। हाल ही में ही देखिए इस मेले का आयोजन किया गया। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है। ये मेला जो है गंगा सागर द्वीप, बंगाल की खाड़ी और गंगा नदी के संगम पर लगता है। ध्यान रखिएगा, गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में 2024 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो वर्ष 2024 में देखिए हुए बांग्लादेश आम चुनाव में प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने चुनाव में जीत हासिल करी और शेख हसीना अवामी लीग की नेता हैं जिन्हें 5वें कार्यकाल के लिए चुना गया है। शेख हसीना पहली बार 1996 से 2001 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही थी।
जिसके बाद वो 2009, 2014 और 2018 के आम चुनावों में निर्वाचित हुई हैं और अभी 2024 में 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में देखिए चुनी गई हैं। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, 5वां कार्यकाल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया गोवा में। हाल ही में ही देखिए इस फेस्टिवल का आयोजन जो है 8 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण से संबंधित है। इस उत्सव का उद्देश्य क्या है? संगीत, नृत्य और मनोरंजन के माध्यम से दिव्यांगजनों की प्रतिभा का प्रदर्शन करना, साथ ही उन्हें सशक्त बनाना। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा में किया गया। अगर हम गोवा के देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल को डिस्कस करें तो उसमें आता है देखिए शिग्मो महोत्सव, बोंडरम महोत्सव। ये सब जो फेस्टिवल हैं ये गोवा के प्रसिद्ध फेस्टिवल हैं, तो इनसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो फ्रेंड्स किसने करी है? पंजाब सरकार ने। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। पंजाब सरकार ने सड़क हादसे के दौरान मानवीय जानों को बचाने के उद्देश्य से देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स रोड सेफ्टी फोर्स की शुरुआत करी है, जिसके अंतर्गत 100 से ज़्यादा हाईटेक वाहनों के साथ इसको देखिए शुरू किया गया है। तो पंजाब सरकार ने सड़क हादसे के दौरान मानवीय जानों को बचाने के उद्देश्य से देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत करी है। क्लियर? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जनवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही में मैंने कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के बाद इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।